नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 विज्ञान। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। और जो भी साथी इससे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं वो सभी साथी प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास को देख सकते हैं। और जो भी साथी घटना चक्र बुक का और SPD करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो कब देखा? तो 1665 ईस्वी में देखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1665। डिस्कशन में दिया गया है कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, यानी कॉर्क जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को कोशिका कहा, यानी सेल कहा, और इसका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है निम्न में से सबसे पहले किसने कोशिका को देखा। तो किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, 1665 में देखा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब डिस्कशन में दिया गया है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। तो कहेगा कि कोशिका का सबसे पहले पता कौन लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। और ल्यूवेनहॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। यानी कहने का अर्थ ये है कि रॉबर्ट हुक जो है कि सबसे पहले 1665 में जो है कि कोशिका का पता लगाया, और ल्यूवेनहॉक जो है कि जीवित कोशिका का पता 1674 में लगाया। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कहेगा कि कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? तो 1831 में। और यहीं पर जो है पुरकुंजे की बात करेंगे तो पुरकुंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित एक तरल जैविक पदार्थ यानी जीव द्रव का नाम दिया। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लेडेन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। तो कहेगा कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लेडेन एवं स्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। बिर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से संभव कोशिका के बारे में पता लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था। तो कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 में कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था। तो ये कब किया था? तो 1831 में किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने जीव द्रव की खोज किया था। तो कौन किया था? तो पुरकुंजे ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो कौन सा वैज्ञानिक दिया था? तो स्लेडेन एवं स्वान ने। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि कोशिका सिद्धांत का खोज स्लेडेन एवं स्वान ने किया था, दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि स्लेडेन, जिसको हम स्लेडेन बोलते हैं, एवं स्वान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। सही है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। तो ये भी सही है। कोशिका जीवन के मूलभूत इकाई है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 इसमें कह रहा है किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, तो किसने कहा था, तो विर्चो ने कहा था 1855 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो कौन एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है, और क्लेमेटोमोनास ये भी जो है कि एक कोशिकीय जीव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया गया है कि आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव है, जैसे अमीबा, क्लेडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके उदाहरण है फंजाई यानी कवक, पादप तथा जंतु। और कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर के अपने ही जैसे कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव में फंजाई आ जाएगा, पादप भी आ जाएगा और जंतु भी आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें कह रहा है कि कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम अमीबा बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती है, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा है जो अपना आकार जो है कि बदलते रहते हैं। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें कह रहा है कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन का कार्य कौन करता है, तो ये कौन करता है, तो कोशिकांग करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें कह रहा है कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है, तो किस गुण के कारण संभव है, तो प्लाज्मा झिल्ली के कारण संभव है, कोशिका द्रव के कारण संभव है, केंद्रक के कारण संभव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया गया है कि हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होता है, तो यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन गुणों के कारण संभव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें कह रहा है इनमें से कौन कोशिका के घटकों का बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, तो कौन करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें कह रहा है कि कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, तो किस प्रक्रिया के द्वारा, तो विसरण के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसमें कह रहा है कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको परासरण बोलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है जब भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है तो जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम परासरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें कह रहा है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिकाओं को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कोशिका फूलने लगेगी, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोशिका सिकुड़ भी जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया गया है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तंतु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो में रखा गया तो
जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। पुनः जब जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, तो कोशिका सिकुड़ जाएगा। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसीलिए कोशिका के माप में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें करा अधिकांश पादप कोशिका जल ग्रहण करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, तो परासरण से करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल देख सकते हैं, तो कहाँ कैसे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने से सहायता करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करें। करें पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, तो सही है, यानी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तो होता ही है, इसके साथ साथ कोशिका भित्ति भी होता है, यानी सेल वॉल। और दूसरा कथन में दिया है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, तो ये भी सही है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन में दिया है कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, तो सही है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ जाता है। कोशिका द्रव के विषय में आगे भी जो है इसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कि 25, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन में है कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय जो है कि छटाकार दिखाई पड़ते हैं, तो सही है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, ये भी सही है। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का जो है कि फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये सही है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी सही है, यानी क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी कथन जो है सही है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम कहाँ आता है, तो केंद्रक में होता है, जो कोशिका विभाजन के समय छटाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें कह रहा है ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया गया है
कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक झिल्ली में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक यानी प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोटिक यानी कैरियोन या केंद्रक, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। यानी जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो है कि अनुपस्थित होता है तो उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होता है तो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका थैले की तरह संरचना के साथ होते हैं। तो पहला कथन सही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका की तरह संरचना के साथ होता है, तो ये सही है। और इसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लेसिड में होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो है कह रहा था कौन सा कथन जो है असत है, तो इनमें कोई कथन असत नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों कथन सही है। आंसर ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन में दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ऐसे अंगों का अनेक कार्य भी है। कोशिका द्रव के असंगठित भाग द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका की तरह संरचना के साथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो है कि प्लेसिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें करा है सही कथन का जो है कि चयन करें। तो पहला कथन में दिया है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है, तो सही है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर के जीव द्रव कहते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। इन क्षेत्रों में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर के जीव द्रव कहते हैं। इनमें से कौन सा कोशिका अंगक है, तो कौन सा है, तो अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लेसिड और राजधानी, ये सब सभी जो है कि कोशिका अंगक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया गया है कि अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेसिड तथा राजधानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें करा अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो अंतःद्रवी जालिका जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक का नाम है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और एक का नाम है चिकनी अंतःद्रवी जालिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का जो है कि चयन करना है। कह रहा है गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था, तो सही है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिसे कुंडिका कहते हैं, ये सही है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया गया है कि गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्ली से होता है, इसीलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग से बनती है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में समान शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कोशिका अंगकों को टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करता है, तो कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कोशिका के बिजली घर किसे कहा जाता था। कोशिका के बिजली घर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता था। हमारा आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका का ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली में छिद्रित होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि दोहरा झिल्ली होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का जो है कि चयन करना है। तो पहला कथन में दिया है कि प्लेसिड केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो सही है कि प्लेसिड जो है कि केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। जिस प्लेसिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये सही है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का जो है कि चयन करना है। तो कह रहा है कि पहला कथन में जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ जो है कि बहुत बड़ी होता है। तो ये सही है कि जंतु कोशिका में जो रसधानियाँ होता है वो छोटा होता है और पादप कोशिका में जो है रसधानी बहुत बड़ा होता है। सही है। पादप कोशिका के रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है। ये भी सही है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होता है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया गया है कि रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैली है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधे की कोशिका में केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिका के रसधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है और ये कोशिकाओं का स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।